Hello everyone, myself Manisha. Welcome to the Diamond Coaching. I am expecting that कि आप सबने जो जूरिस्प्रूडेंस की पहले वाली क्लास है वो सब देखी होगी और भी बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो हैं वो हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। हो सकता है आपने उसे देखा हो और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें क्योंकि ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ये जो है हमारा 4th लेक्चर होने वाला है जूरिस्प्रूडेंस का, जिसमें हम अभी तक हमने 3 स्कूल्स को डिस्कस कर लिया है। इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है, इसके बाद से हमने डिस्कस किया है बाकी नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल और हिस्टोरिकल को हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब जो है हम डिस्कस करेंगे उसके आगे वो है हमारा फिलोसफिकल स्कूल। ठीक है, फिलोसफिकल स्कूल या फिर इसको कभी कभी इथिकल स्कूल भी कहते हैं और इसके पीछे रीज़न ये है कि इसे इथिकल स्कूल क्यों कहते हैं। तो क्योंकि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो लीगल फिलॉसफी है और जब एनालिटिकल स्कूल की बात आती है तो वहाँ पे क्या होता है आपका, आपने देखा होगा कि एनालिटिकल स्कूल में फिलॉसफी जैसी चीज़ या फिर मोरालिटी को वहाँ पे इग्नोर किया गया था और उसके बाद से सिर्फ उस चीज़ को लॉ माना गया जो कि लॉ है। मतलब प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें ही लॉ मानी जाती हैं। ठीक है, तो जो ये है ये स्कूल ये शो करता है लीगल फिलॉसफी must be based upon ethical values for motivating the people for an upright लिविंग। ठीक है, मतलब कि अपराइट लिविंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि बेस्ट लाइफ को या फिर लाइफ के लेवल को इंक्रीज किया जा सके या फिर बेटर लिविंग स्ट्रक्चर बनाया जा सके, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लीगल फिलॉसफी को उस पर बेस करना चाहिए। ठीक है, इथिकल वैल्यूज पे बेस करना चाहिए, तब जाके हम मान सकते हैं कि लोगों का लिविंग स्ट्रक्चर जो है वो या फिर लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ पाएगा। ठीक है, ये जो है इट डील्स विथ प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी से डील करता है और प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी से डील करने का मतलब क्या है कि विच मोल्ड द मैन्स कंडक्ट। मोरालिटी क्या करती है, लोगों के दिमाग के सोचने की जो क्षमता है उसे चेंज कर देती है। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश करती है इस चीज में, जब सोचने की क्षमता बदलती है तब हम सीख जाते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसके बाद से अगर हम ये जान जाएंगे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तब हम समझ पाएंगे, तभी हम रिस्पेक्ट क्रिएट कर पाते हैं टुवर्ड्स अदर्स। ठीक है, रिस्पेक्ट अदर्स राइट, अगर हमें राइट और रॉन्ग पता होगा तभी हम दूसरे की राइट की वैल्यूज को समझ पाते हैं। टू मेंटेन सोशल हार्मनी, इस स्कूल का काम क्या है, ये स्कूल ये बताता है कि लीगल फिलॉसफी का मतलब है कि सोशल हार्मनी क्रिएट किया जा सके। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म को ये जो स्कूल है वो रिजेक्ट करता है। अब देखिए इस स्कूल का पर्पस जो था वो ये था, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। लॉ, इस स्कूल के अकॉर्डिंग लॉ फुलफिल इट्स पर्पस ऑफ अटेनमेंट ऑफ जस्टिस। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि लॉ जो है वो क्या करती है, लॉ का पर्पस क्या होना चाहिए कि जस्टिस को अटेन करना। अब इसके बाद इस स्कूल के हम कुछ जूरिस्ट हैं जिन्हें देख लेंगे। ह्यूगो ग्रोसियस जो हैं, ये ह्यूगो ग्रोसियस, फिर इसके बाद आते हैं आपके इमैनुअल कांत, फिच, हीगल, स्केबलिंग, कोहलर, रेडल्फ स्टैमलर, फ्रैंकोइज, जेनी, डी वेक्यू, जीस्ट और उसके बाद से रेड ब्रुच। ठीक है, ये सारे के सारे नाम मैं आपको इसलिए यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सिर्फ 2 से 3 फिलोसफर्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सारे फिलोसफर्स का नाम पता होना चाहिए क्योंकि अगर एग्जाम में ऑप्शंस आए तो हमें पता होना चाहिए कि किस स्कूल से बिलोंग करता है। स्टार्ट करते हैं ह्यूगो ग्रोसियस से। ह्यूगो ग्रोसियस को हम फिलोसफिकल जूरिस्प्रूडेंस का क्या कहते हैं, फादर भी कहते हैं। अब फिलोसफिकल जूरिस्प्रूडेंस का फादर इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है इन्होंने एक तरह से चेंज लाया, बहुत बड़ा इंटरनेशनल लॉ, एक तरह से प्रोपाउंडर कहे तो बेंथम के बाद इन्होंने इंटरनेशनल लॉ का भी
इन्हें इंटरनेशनल लॉ का भी फादर कहते हैं। और इसके पीछे रीज़न यही था कि ये एक जो सोसाइटी का डेवलपमेंट था उसे काफ़ी अच्छी तरह से देख रहे थे, और जो भी उसमें कंसिक्वेंसेस आ रहे थे, जो भी उसमें एट्रोसिटीज़ थी, क्या प्रॉब्लम थी, उन सब चीज़ों को देख रहे थे। और उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी, द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है। और उसमें इन्होंने लिखा, द नेचुरल लॉ स्प्रिंग्स फ्रॉम द सोशल नेचर ऑफ मैन and the natural law as well as positive morality both are based on the notion of righteousness, ठीक है। इनका कहना था कि अगर हम नेचुरल लॉ की बात करें या फिर किसी पॉजिटिव मोरालिटी की बात करें, तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो किसी राइट थिंग पे बेस होने चाहिए। ये बात हमने नेचुरल लॉ स्कूल में भी कही थी। यहाँ जो फिलोसफिकल स्कूल है उसका थॉट और नेचुरल लॉ स्कूल का थॉट समहाउ सिमिलर है। तो वो जो है राइटियसनेस पे होना चाहिए। राइटियसनेस से इनका कहना था कि कोई भी चीज जो किया जा रहा है वो दैट मस्ट बी राइट। अब देखते हैं, इन्होंने प्रिपेयर किया बैकग्राउंड फॉर अ रैशनल मॉडर्निस्टिक नेचुरल लॉ बाय सेपरेटिंग साइंस ऑफ लॉ फ्रॉम थियोलॉजी एंड रिलीजन। जो थियोलॉजी थी और जो रिलीजन का सिस्टम था उसको साइंस से अलग करके इन्होंने क्या किया, एक रैशनल बनाया, मॉडर्न नेचुरल लॉ क्रिएट किया, जिसे हम फिलोसफिकल स्कूल में पढ़ते हैं। इसमें इस बुक के अलावा और इस कंसेप्ट के अलावा कभी भी ह्यूगो ग्रोसियस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ में ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं और इंटरनेशनल लॉ में कुछ केसेस हैं, कुछ इनकी बुक तो यही फेमस है, सबसे ज़्यादा बुक पूछी जाने वाली है। और उसके बाद आपका इनका टाइम पीरियड पूछे जाने वाला है, जो कि आपका 1583 से 1645 तक है। नेक्स्ट जो है आपके हैं इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत जो हैं ये भी फिलोसफिकल स्कूल के फेमस जूरिस्ट हैं, और इनकी थियरी भी हमने थोड़ी बहुत नेचुरल लॉ स्कूल में पढ़ी थी, बट ये मेनली इससे बिलोंग करते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है 1724 से लेकर के 804 तक है। इन्होंने एक मेटाफिजिकल मेथड यूज किया और उसके थ्रू इन्होंने बताया कि लॉ और एथिक्स जो है दो अलग अलग चीजें हैं। और कैसे अलग हैं ये दोनों? एथिक्स क्या करता है, स्पॉन्टेनियस एक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल को शो करता है, जबकि लॉ क्या करता है, मैन कैन बी कंपेल्ड। लॉ के थ्रू हम किसी को भी कंपेल कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस एक्ट का मतलब ये है कि आपका जो इनर कंडक्ट है, ठीक है, इनर लाइफ जो भी है आपकी, वो क्या बेस करती है, एथिक्स पे। आपका जो इंडेवर है, या फिर अगर हम देखें कि आपका जो बेसिक नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, एथिक्स पे। जबकि जो आपका आउटर स्पेस है जिसमें आप अपने आप को कंट्रोल्ड रखते हो, वो क्या है, आपका लॉ है, ठीक। ही कॉल्ड सब्सटेंस ऑफ एथिकल पोस्टुलेट एज कैटेगोरिकल imperative which is the basis of morals and legal theory। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो इथिकल पोस्टुलेट हैं वो जो हैं बेसिक्स होने चाहिए किसी भी लॉ के, और कोई भी लॉ मोरालिटी से बाहर नहीं क्रिएट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इस स्कूल में एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है हीगल। हीगल जो है इन्होंने कांट की डॉक्ट्राइन जो थी उसे फॉलो किया, और इसमें फ्रीडम ऑफ विल जो बात की गई थी उसे फॉलो किया। और इस स्कूल की फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा कि पर्पस ऑफ लॉ जो है वो है आपका reconcile the conflicting egos in the society। This means that harmonize the conflict, harmonize the society। इनका मतलब यही था कि लॉ का मतलब ये होता है कि जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी ईगो है, जो भी आपका डिसहार्मनी क्रिएट कर रहा है या फिर कहीं आर्बिट्रेरीनेस है, तो उसे बैलेंस करके चला सके और वापस से सोसाइटी को रिकंसाइल कर सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉ कहेंगे। इनके अकॉर्डिंग स्टेट इज द सिंथेसिस ऑफ फैमिली एंड सिविल सोसाइटी, ठीक है। अब देखें, स्टेट इज सिंथेसिस ऑफ द फैमिली एंड सिविल सोसाइटी। स्टेट कॉर्नर स्टोन है एक तरह से, या फिर सेंटर कहें तो सोसाइटी का है, या और दूसरा ये है कि फैमिली का भी। तो फैमिली में भी कोई ना कोई होता ही है।
अब आगे आते हैं फंक्शन ऑफ स्टेट। इन्होंने तीन फंक्शंस बताए। कैसा? पहला यूनिवर्सल फंक्शन है, दूसरा पर्टिकुलर फंक्शन है, थर्ड वन दैट इज इंडिविजुअल एस्पेक्ट। ठीक है, एक तो यूनिवर्सली स्टेट एक्सरसाइज कर सकता है अपने पावर को, दूसरा पर्टिकुलर फंक्शन मतलब पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर पर्सन पे अपने फंक्शंस को वो कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, पावर एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरा है इंडिविजुअल है। अब आते हैं, इन्होंने बताया वेरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ सोशल लाइफ इंक्लूडिंग लॉ आर द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। मेन है आपका जो फिलोसफिकल स्कूल है वो सोशियोलॉजिकल स्कूल से पहले आता है, और इसमें ये बात कही गई है कि कैसे सोसाइटी जो है वो सुप्रीम होगी, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मोरालिटी को कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जो भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, लॉ जो है सबसे ज्यादा डायनेमिक है, और लॉ अगर डायनेमिक है तो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज होने के लिए, उसमें इवोल्यूशन आने के लिए कितना भी इवोल्यूशन आ जाए बट मोरालिटी एंड नहीं होनी चाहिए, और सोशल लाइफ जो है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। दिस मीन्स कि सोसाइटी का एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्कूल आपका है सोशियोलॉजिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल स्कूल के जो एक्सपोनेंट थे, इनका कहना था कि लॉ जो है एक सोशल फिनोमिना है। इसमें जब हम जूरिस्ट्स को पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे कहीं कहीं मतलब इससे पहले सोशियोलॉजी से बिलोंग करते थे। सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट आता है, सेपरेट सब्जेक्ट है एक सोसाइटी से। तो इसी वजह से इन लोगों ने क्या किया, सोसाइटी को बेस माना और कहा कि सोसाइटी से अलग कोई लॉ नहीं बना सकते। इस स्कूल का जो ने बताया कि लॉ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा होना चाहिए, शुड बी टू रिप्रेजेंट कॉमन इंटरेक्शन ऑफ मैन इज सोशल ग्रुप वेदर पास्ट और प्रेजेंट, एक्सीडेंट और मॉडर्न। ठीक है, मतलब ये है कि कैसे इंडिविजुअल और सोसाइटी जो है वो एक दूसरे से रिलेट कर पाएगी, ये लॉ को करना चाहिए, एक कॉमन इंटरेक्शन क्रिएट करना चाहिए। दूसरी चीज ये है, इसमें रॉस्को पाउंड ने क्या किया था, इसके कुछ फीचर्स बताए थे सोशियोलॉजिकल स्कूल के, और उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे सोसाइटी जो है वो क्या होगी, आपकी सुप्रीम होगी। सोसाइटी एक तो सुप्रीम होगी, दूसरी चीज ये बताया इन्होंने कि इसका जो फंक्शन होगा लॉ का वो एब्स्ट्रैक्ट में ना हो करके क्या किया जाएगा, इंसुलेट मतलब कि सबके साथ आइसोलेटेड नहीं होगा। कभी भी लॉ का फंक्शन किसी आइसोलेशन में नहीं लगेगा या फिर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ना लग करके सब पे लगना चालू होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक फंक्शन, जब इस स्कूल का फंक्शन बता रहे थे तब इन्होंने कहा कि फंक्शनल ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर हुआ, ठीक, तो वो क्या होगा, सोशियोलॉजी की तरह होगा कुछ। फिर है इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस होते थे, जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, वो लिंक किए जाने चाहिए थे किससे, एक डिसिप्लिन से, जिससे क्या हो सके, सोसाइटी पे इम्पैक्ट आ सके। और ये लिंक जो है वो सोसाइटी पे इम्पैक्ट कैसे लाएगा, अगर हम किसी को भी क्या करें, रिलेट करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टेट से, जैसे कि अभी देखा जाए तो बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट पे, और वो क्या करते हैं, जस्टिस को प्रमोट करते हैं। फिर आते हैं स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन है, कैसे कैसे मतलब आपका जो ये है सोशियोलॉजिकल स्कूल है वो इफेक्ट में आया। तो यहाँ पे है आपका एक एम्पिरिकल साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक, टू द लॉ। फर्स्ट एम्पिरिकल अप्रोच है। दूसरी बात इसमें एक ये थी कि डार्विन की इवोल्यूशन थियरी जो थी वो आया, सेकंड थिंग। थर्ड वन जो है वो आपका है साइकोलॉजिकल थियरीज। कुछ साइकोलॉजिकल थियरीज थी जो इफेक्ट में आई, और इफेक्ट में आने के साथ साथ इनका ये था कि इन चीज़ों के इवोल्यूशन के वजह से ही कहीं ना कहीं हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल डेवलप हुआ, और उसके बाद से ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ। अब आते हैं इसके फिलोसफर्स के बारे में जानते हैं। इसके जो फिलोसफर्स हैं वो हैं आपके
मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू फर्स्ट है। नेक्स्ट देखें तो मॉन्टेस्क्यू के बाद ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, रोडोल्फ वोन हियरिंग, यूगेन अर्लिक, लियोन डिग्विट, इसके बाद फ्रैंकोइस जेनी, रॉस्को पाउंड, जस्टिस होम्स एंड बेंजामिन नाथन। ठीक है, ये भी इतने सारे नाम हैं, ये नाम आपको बस एक बार देख लेना है। इस चार्ट को आप एक बार अगर किसी भी एग्जाम में देख के जाओगे तो आपको पता होगा कि किस स्कूल में कौन सा जूरिस्ट आता है, और 100% से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जहां भी जूरिस्प्रूडेंस ज्यादा पूछा जाता है। तो लेकिन इसमें से पढ़ने सारे नहीं हैं, कम ही पढ़ने हैं आपको। मॉन्टेस्क्यू हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल स्कूल में, और उसके बाद से हम पढ़ रहे हैं इन्हें यहाँ पे। तो मॉन्टेस्क्यू जो है वो सोशियोलॉजिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे 1689 से लेके 1755 तक इनका टेन्योर लाइफ साइकिल है। और इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ पर्टिकुलर नोशन शुड बी determined by its national characteristics and must bear relation to climate of each country, so the quality of each soil, the situation and extent, the principal occupation of the natives, and above all to the religion of the inhabitants, to their inclinations, rich commerce, manners and custom। ठीक है, यहाँ पे मैंने मॉन्टेस्क्यू का ये जो लाइन लिखी है, इसके बेसिस पे मॉन्टेस्क्यू जो है वो कहना चाहते थे कि जो लॉ है, एक तो इन्होंने जो बुक लिखी, ये तो पता है स्पिरिट ऑफ लॉ लिखी थी, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, इस वजह से मैंने यहाँ नहीं लिखा। और स्पिरिट ऑफ लॉ लिखने के बाद उसी के बेसिस पे इन्होंने बताया कि जो लॉ है वो आइसोलेशन में डेवलप नहीं होता है, सोसाइटी को ध्यान में रख के डेवलप किया जाता है। ठीक है, और सोसाइटी के साथ साथ हमें क्लाइमेट को भी देखना होगा कि सोसाइटल एस्पेक्ट क्या है, क्लाइमेट कैसा है किस कंट्री का, उसके बाद से उस सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं, उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या है, क्लाइमेट में ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, सब कुछ देखना होता है। और इसके बेसिस पे वहाँ के लोग कौन सा काम करना पसंद करते हैं, वहाँ के जो प्रॉपर बेसिक सिटीजन्स हैं या फिर हम उनके नेटिव्स पीपल जो हैं वो क्या करना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हमें लॉ को क्रिएट करना चाहिए। इसके बाद आते हैं अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे जो है 1786 से 1857, ये टाइम पीरियड मैं आपको बस इस वजह से बता रही हूँ कि अगर आपको एग्जाम में बुक्स याद हैं तो कई बार क्रोनोलॉजी पूछी जाती है अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यहाँ पे है कि अगस्त कॉम्टे जो हैं इन्हें साइंस ऑफ सोशियोलॉजी का फाउंडिंग फादर कहते हैं हम। फर्स्ट टाइम ही इज द फर्स्ट पर्सन हु एम्प्लॉय सोशियोलॉजी। इससे पहले किसी ने भी सोशियोलॉजी को यूज नहीं किया था। और सोशियोलॉजी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन साइंटिफिक प्रिंसिपल। ठीक है, इन्होंने जब सोशियोलॉजी वर्ड को यूज किया तो वहां पे ये कहा कि ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन होगी जिससे क्या होगा, एक जो सोसाइटी है वो गवर्न होगी। फिर आते हैं, इन्होंने साइंटिफिक मेथड यूज किए लॉ बनाने के लिए। दूसरी बात, सोसाइटी जब जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है तो वो क्या होती है, गाइड होती है किसके थ्रू, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के थ्रू। अब आते हैं, और कैसे ये गाइड होती है, क्योंकि जो मैन है वो एक आइसोलेशन में नहीं रह सकते। सोसाइटी शुड बी फोकल पॉइंट ऑफ लॉ। इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी जो है वो सुप्रीम है अगर हमें लॉ क्रिएट करना है, या फिर सेंटर पॉइंट है। फिर है हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, इन्हें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इनका है 1882 से 1820 से लेके 1903 तक है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी दिया इन्होंने, इसके साथ डिड्यूस किया इन्होंने 4 सोर्सेज ऑफ लॉ बताए, जो क्या है, पहला डिवाइन लॉ है, दूसरा इंजंक्शन ऑफ पास्ट लीडर्स है, इसके बाद से विल ऑफ द रूलर्स है, कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ सोसाइटी है। इसके अलावा आपको स्पेंसर के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब आते हैं रोडोल्फ वोन हियरिंग। ठीक है, हियरिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉ को पब्लिश किया 4 वॉल्यूम में 1852 से लेकर के 1865 के बीच में। इसके अलावा इन्होंने बताया कि लॉ जो है एज अ मीन्स, ये बात एक और लिखी इन्होंने बुक,
जो फेमस है, लॉ एज अ मीन्स टू एन एंड। 1913 में इनका ये जो बुक है वो पब्लिश हुआ। और इन्होंने इंडिविजुअलिज्म मतलब कि एनालिटिकल स्कूल की जो थियरी थी उसे टोटली क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जूरिस्प्रूडेंस का जो इंटरेस्ट है वो क्या होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ टेनेट्स बताए कि कैसे कैसे टेनेट्स यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट जो था वो ये है कि लॉ जो है रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल है, मतलब कि अचानक से हम किसी भी लॉ को डेवलप नहीं कर सकते। लॉ इज टू सर्व अ सोशल पर्पज, कोई भी लॉ जो है वो किसी ना किसी पर्पज के लिए, और वो पर्पज जो है वो सोशल होना चाहिए। लॉ अलोन इज नॉट अ मीन्स टू कंट्रोल द सोसाइटी, अकेले सिर्फ लॉ जो है वो सोसाइटी को चला नहीं सकता है। फिर थियरी देखें अगर, तो इनकी थियरी थी सोशल यूटिलिटेरियनिज्म दिया इन्होंने, जबकि बेंथम ने सिर्फ यूटिलिटेरियनिज्म दिया था। और इनके अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट थी वो सोसाइटी का एंड है। फिर इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी कहते हैं। और इसके बाद इनकी एक स्टेटमेंट है, सोशल एक्टिविस्ट ऑफ द पीपल आर कंट्रोल्ड बाय रिवॉर्ड एंड कोअर्जन, ड्यूटी एंड लव। ठीक है, ये इनकी स्टेटमेंट थी। रुकना, नेक्स्ट है अर्लिख, 1862 से लेकर के 1922 तक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी लिखा इन्होंने। और इसके बाद इन्होंने थियरी ऑफ लिविंग लॉ दिया। लिविंग लॉ का मतलब ये होता है कि लॉ जो है वो डायनेमिक है, वो एक बार रिजिड, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार हमने क्रिएट कर दिया फिर हम उसे बना नहीं सकते या फिर अमेंड नहीं कर सकते, उसमें करेक्शंस नहीं कर सकते। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, डोमेस्टिक लाइफ, इनहेरिटेंस, पोजेशन, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या करता है, गवर्न करता है सोसाइटी को। और इसी के थ्रू क्या है, जो लॉ है वो लिविंग है, विच डोमिनेट द ह्यूमन लाइफ। फिर आते हैं एक्स्ट्रा लीगल कंट्रोल जो है वो सोसाइटी के रिलेशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर डाउरी सिस्टम, लिविंग लॉ का सबसे बड़ा एग्जांपल जो है यहाँ पे ये है कि डाउरी सिस्टम, ये इलीगल होते हुए भी, क्योंकि दो पर्सन्स के बीच का कंसेंट है और इलीगल है, फिर भी वो कंसेंट आज तक खत्म नहीं हो पाया है। अब आते हैं लियोन डिग्विट। डिग्विट को ने जो थियरी दी थी सोशल सॉलिडेरिटी, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ द मैन जो है वो एसेंस ऑफ सोसाइटी है। इन्होंने ही कहा कि अकेले अगर ठीक है हम सोसाइटी को बना रहे हैं, बट उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी इंडिविजुअल के पूरे राइट को खत्म कर दें, जबकि हम क्या करेंगे, अगर कोई राइट क्रिएट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी भी उसके साथ साथ करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी क्रिएट होगी। अल्टीमेट एंड ऑफ द all human activities is to ensure the interdependence of the man. Justice इनके अकॉर्डिंग क्या था, fulfillment of the social need and obligation है। इन्होंने sovereignty का जो कंसेप्ट था स्टेट का उसे रिजेक्ट किया और उसके बाद से कहा लॉ एंड द स्टेट। ये जो है ये इनका वर्क है जो इन्होंने लिखा था, लॉ एंड द स्टेट, 1917 में पब्लिश हुआ था। फ्रैंकोइस जेनी आज तक कभी पूछा नहीं गया है। इसके बाद आते हैं रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग की थियरी दी थी और सोशल इंजीनियरिंग की थियरी के अकॉर्डिंग ये जो काम है इनका वो ये बहुत सारे हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। रॉस्को पाउंड कंसीव्ड लॉ एज अ सोशल इंजीनियरिंग, इट्स मेन टास्क बीइंग accelerated the process of social ordering by making all possible effort to avoid conflict of interest of individual in the society। इसका मतलब ये है कि सोशल इंजीनियरिंग का मतलब एक तरह से बेंथम के कंसेप्ट से ये मिलता जुलता है। वहां पे वो कह रहे थे कि इंडिविजुअल के ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की हम बात करेंगे, कोई भी लॉ जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, मैक्सिमम हैप्पीनेस नहीं दे सकता वो लॉ नहीं बन सकता है। और इनके अकॉर्डिंग क्या है कि वो लॉ जो पॉसिबल एफर्ट्स नहीं लगा सकता जिससे क्या किया जाए, किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को हम सिक्योर कर सके, तो वो लॉ नहीं हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने 3 तरह के इंटरेस्ट बताए,
प्राइवेट इंटरेस्ट, पब्लिक और सोशल इंटरेस्ट, और कुछ जूरल पोस्टुलेट दिए सोसाइटी के अकॉर्डिंग कि कैसा सोसाइटी होना चाहिए जो बेस्ट होगा। तो सबसे पहली सोसाइटी ये है कि अगर आप किसी सोसाइटी में, कोई भी अगर किसी सोसाइटी में रहता है तो वो ये एज्यूम कर सकता है कि वो सेफ है। दूसरी बात, कोई भी काम अगर वो कर रहा है तो वो गुड फेथ में कर रहा है। तीसरी बात ये है कि अगर उसने कुछ भी क्रिएट किया है तो वो क्या कर सकता है, वो जो क्रिएशन है उसकी वो सेफ है और वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। इतना ये जूरल पोस्टुलेट रॉस्को पाउंड का है। इतना हो गया आपका। अब आज ये हमारा स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो खत्म हो गया। इसके आगे का डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे।